Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 30 अक्टूबर 2024. यह है बेटा जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर, इसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज। और इस लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ 1, 2 एंड 3 इन तीनों एडिटोरियल्स का एनालिसिस करूंगा, सीएसएस को और पीएमएस के पेपर को सामने रखते हुए एग्जाम्स को, जिसके अंदर ऐसे है, करंट अफेयर्स है खास तौर पर। ठीक हो गया। बाकी बेटा ये 1, 2, 3 एंड 4 ये हैं आपके चार ओपिनियंस, और इन चारों ओपिनियंस का एनालिसिस भी इन द सेम फैशन आपको करके लेक्चर्स डिलीवर किया जाएगा। बट इसके लिए, इस पोर्शन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, और रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बाकी प्रीवियस मंथ्स के जो फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं। अगर आप इनमें से कोई भी लेक्चर सुनना चाहें तो इसी नंबर पर जो है राब्ता करके आप वो लेक्चर जो है वो ले सकते हैं। न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता दूं आपको कि ये आपकी कहां पर हेल्प करेगा। इंग्लिश ऐसे में, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, सोशल साइंसेस के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वहां पर, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी क्रिटिकल अप्रोच का डेवलप करेगा, आपकी आर्गुमेंट बिल्डिंग अप्रोच डेवलप करेंगे ये एडिटोरियल्स और ओपिनियंस। इन दोनों पेपर्स को तो आप इजीली पास कर पाएंगे, लेकिन फॉर दिस वन इसके साथ आपको जरूरत होगी राइटिंग प्रैक्टिस की। वो आप जहां से भी चाहें कर सकते हैं। बाकी हमारा सेशन जो है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस होगी, नथिंग एल्स, ओनली राइटिंग। आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपने उसके ऊपर लिखना है, लिखकर आपने भेज देना है। जो एग्जामी आपका टीचर है वो उसको एवेल्युएट करेगा, उसको चेक करेगा, और उसके बाद एक फीडबैक आपको रिकॉर्ड करके भेजेगा, जिसमें वो आपकी मिस्टेक्स जो है वो बताएगा आपको, और साथ में बताएगा कि आपने इसको कैसे इम्प्रूव करना है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ राइटिंग के ऊपर फोकस किया जाता है, प्लस कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने ऐसे लिखना कैसे है। दैट्स इट। तो इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मंडे से ये सेशन जो है वो शुरू हो रहा है। ठीक हो गया। तो चलते हैं अब अपने, बाकी ये स्लाइड्स हैं बेटा करंट अफेयर्स की, और जो है करंट नेशनल इश्यूज हैं, ये ग्लोबल इश्यूज हैं, इनको आप लोगों ने एक दफा देख लेना है। फर्स्ट ओपिनियन आपका है इंटरनेशनल सिनेरियो का। ठीक है, UNRWA बैंड। अब ये क्या चीज है? तो ये मैं यहां पर सिर्फ एक चीज बताकर शुरू करता हूं कि इट्स नॉट न्यू। न्यू नहीं है बेटा, ये पहले भी कोशिश की जा चुकी है। ठीक है, तो पहले अब समझ लें कि व्हाट इज UNRW, ये बेसिकली है क्या। तो ये बेसिकली बेटा जो है, ये नाम जो है इसका यूनाइटेड नेशंस, ये है, ये वाली आप अगर इसकी एब्रीविएशंस देखें, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज। ये है बेटा इसकी एब्रीविएशन। अब इसके ऊपर कहा जा रहा है कि बैन लगा दिया जाए। अब कौन कह रहा है बैन लगाया जाए? इसराइल कह रहा है कि इसके ऊपर बैन लगा दिया जाए। क्यों कह रहा है बैन लगा दिया जाए, और इसके ऊपर बैन लगाने से उनको क्या फायदा होगा, लॉजिक क्या देते हैं, रीजन क्या देते हैं कि इसके ऊपर बैन लगाया जाए, और बैन लगाने से उनको क्या फायदा होगा, और बैन लगाने से नुकसान किसको होगा, ये सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। बहरहाल पहले शुरू करने से पहले जो है ना, ये समझ ले कि ये है क्या एजेंसी जो है, ताकि आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि इसके ऊपर बैन क्यों लगाने जा रहे हैं, और इसका क्या नुकसान और फायदे हैं। पहले ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फलस्तीनियन रिफ्यूजीज, ये बेसिकली है क्या? तो बेटा ये जो एजेंसी है ना, ये 1949 के अंदर इसको बनाया जाता है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एजेंसी भी उसी वक्त बनाई गई जब ये गजा और फलस्तीन का और इसराइल का जो इशू है वो अपनी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर था। तो एट द सेम टाइम इसको बनाया गया। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये एजेंसी इस डेट में बनाई गई। यूनाइटेड नेशंस का ये एक प्रोग्राम है, और ये रिलीफ प्रोवाइड करता है किसको? जो फलस्तीन के रिफ्यूजी हैं उनको।
हेडक्वार्टर इसका अमान में भी है, जॉर्डन में है, गजा में है, फलस्तीन में। रीजन इसका लीवेंट है। ये क्या है ये भी बताता हूं मैं आपको। तो इसकी सर्विसेज क्या क्या है? एजुकेशन से रिलेटेड सर्विस देती है, हेल्थ केयर से रिलेटेड है, सोशल सर्विसेज देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंप इंप्रूवमेंट, माइक्रो फाइनेंशियल असिस्टेंट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ह्यूमैनिटेरियन एड। मतलब क्या है कि फलस्तीन के जो लोग हैं या इस रीजन, ये वाला जो रीजन है, सिर्फ फलस्तीन वाले नहीं, इस रीजन के लोगों को हर किस्म की सहूलत, शाह वो बेशक वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, खाने पीने से रिलेटेड हो। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का, जो प्रोग्राम है, ये उनकी हेल्प करता है। ठीक है, ये उनकी हेल्प करता है। अब आगे देखें। अब ये है आपके सामने गजा और ये है आपका वेस्ट में। ठीक है, अब इस गजा के अंदर आपको पता है कि अक्टूबर 7 को क्या हुआ था? एक वार शुरू हुई बिटवीन इसराइल एंड गजा। और वार इस तरीके से शुरू हुई कि गजा में से जो हमास के कुछ बंदे थे, उन्होंने अटैक किया इसराइल पर। और इसराइल के कुछ नेशनलिटी होल्डर या इसराइलियों को कुछ को अगवा किया और अगवा करके यरगमाल बना के उनको वापस ले आए। कहां पर? फलस्तीन में, गजा के अंदर। वेस्ट बैंक और गजा इन दोनों को मिलाकर फलस्तीन बनता है। वहां पर वापस ले आए। जब उनको वापस वहां पर ले आए यरगमाल बनाकर, तो उसके बाद इसराइल ने गजा के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और अभी तक 40,000 प्लस जो है वहां पर अमवात हो चुकी हैं। एंड इट स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर 7 2023 और अब 2024 का अक्टूबर भी गुजर चुका है, 1 ईयर से ज्यादा हो चुका है। और ये जो जंग है ये फैलती जा रही है। ठीक है, यहां तक होगी, आपको समझ आ गई। अब इसके बाद आपको पता है कि यही जंग लबनान की तरफ भी फैल चुकी है। ठीक है, और यही जंग अब ईरान की तरफ भी फैल चुकी है और रीजन में भी ये बीच में भी फैल जाए। अब यहां तक तो हो गया। अब इसके इसी चीज को लेकर ये जो अक्टूबर 7 का अटैक था, इसराइल ने ये दावा किया कि ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो प्रो यूनाइटेड नेशंस की ये जो एजेंसी है, जिसका नाम यहां पर है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फलस्तीनियन रिफ्यूजीज, उन्होंने कहा है कि ये इसके जो एम्प्लॉयज हैं या इसके जो मेंबर्स हैं, वो इस काम के अंदर उन्होंने हमास वालों की मदद की थी और वो उसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो लिहाजा इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाए। और इसराइल की पार्लियामेंट ने मंडे वाले दिन ये लॉ जो है इसको पास भी किया, इस लेजिस्लेशन को। अगर इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो ये फिर बैन हो जाती है, फॉर एग्जांपल। तो टेरर ग्रुप इसको कहा गया है कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है। ये है जी मेन बात। अब आते हैं आगे। आगे मैं आपको थोड़ा सा फलस्तीन का बता देता हूं कि फलस्तीन की ये आपने स्लाइड को रोक लेना है। ये आपने देखना है कि किस तरीके से 1947 में क्या था और अब 2011 के बाद जो है किस तरीके से इसराइल एक्सपैंड किया है। ठीक है, इसको अपने आराम से देख लेना है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी इस ड्यूरेशन के दौरान जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की जो रिलीफ वाली है, इसने इन एरियाज के अंदर, सीरिया के अंदर भी, लेबनान के अंदर भी, जॉर्डन में भी और यहाँ पर वेस्ट बैंक और गजा के अंदर भी क्या किया है, अपनी एड का जो काम है वो करती रही है। अब यहाँ पर लोगों को मदद देती रही है। बिकॉज इट्स नॉट ओनली फॉर फलस्तीन के लोगों के लिए, ये इस पूरे लेवेंट रीजन, लेवेंट ये वाला जो इलाका है जिसमें सीरिया आपका आ जाता है। ठीक है, सीरिया आ गया आपका, लेबनान आ गया, साइप्रस आ गया, इसराइल आ गया, जॉर्डन आ गया, फलस्तीन आ गया। इस सारे के सारे इलाके को कहते हैं लीवेंट। तो इस सारे के अंदर ये एक्टिवेट है और इसका काम है जो भी मुसीबत में हो उसकी मदद करना, जिस तरह से भी ये कर सके। लेकिन इसराइल ने कोशिश की है कि इसको बैन कर दे। और इसको बैन करने से क्या होगा कि किसी किस्म की भी जो रिलीफ है वो फलस्तीन के लोगों तक नहीं पहुंच सकेगी। और इस तरह से हुआ भी है कि वहां पर उनको रिलीफ नहीं। और यही मैंने जिस तरह बताया कि अक्टूबर 7 के अटैक का इल्जाम लगाया, हालांकि कोई इसके एविडेंस नहीं है। तो मकसद क्या है इसराइल का कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है जो पहुंचाई जा रही है फलस्तीन के लोगों को, ताकि वो भूख से ना मर जाएं या बीमारियों से ना मर जाएं, तो उनको बचाने के लिए जो प्रोवाइड की जा रही है उसको इसराइल किसी तरीके से बंद करना चाहता है। इसके साथ साथ इसराइल ने, आपको पता है, एक रीजनल वार जो है वो एक छेड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसको वो ईरान तक एक्सपेंड कर चुका है। ठीक है, और उसकी मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से अभी तक ये आगे नहीं बढ़ रही। वो आई हैव डिस्कस देम
आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपने डिफरेंट ओपिनियंस के अंदर, एडिटोरियल्स के अंदर। बाकी ये है कि लेबनान के ऊपर भी इसराइल की फोर्सेस ने जो है अटैक किया, और उसके साथ साथ एक और काम भी कर दिया, यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपर्स हैं उनके ऊपर भी अटैक किया, ब्लू हेलमेट वाले। अब ये कौन होते हैं, इनके बारे में भी सुन लें। यूनाइटेड नेशंस ने ना एक पीस कीपिंग फोर्स बनाई हुई है, जिसके अंदर पाकिस्तान वाले भी शामिल हैं, इंडिया वाले भी शामिल हैं, जिनकी इसके जितने मेंबर स्टेट है ना, उनके लोग जो उनकी जो मेंबर स्टेट है ना, उनकी जो फोर्सेस के लोग जो हैं वो शामिल होते हैं। इसके अंदर आपकी आर्मी के लोग भी जाते हैं, इसमें आपकी पुलिस के लोग भी जाते हैं, ठीक है। तो ये एक यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन के ऊपर जाते हैं। अगर क्या था अल्फा ब्रायो चार्ली ड्रामा, अगर आपको याद होगा, किसी ने देखा हो पाकिस्तान का, जिसके अंदर वो इसी मिशन के अंदर जाता है जहां पर फिर वो शहीद हो जाता है। सो दैट्स द, और इनके हेलमेट जो होते हैं ना बेटा, वो ब्लू कलर के होते हैं, और इनको बनाने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि दुनिया के वो वाले इलाके या वो वाली जगह जहां पर कंफ्लिक्ट है, जहां पर लड़ाई झगड़ा है मुख्तलिफ किस्म का, बाज़ आपको पता है ना, दो ग्रुप्स के दरमियान ड्यू टू लैंग्वेज, ड्यू टू रेस, ड्यू टू मल्टीपल अदर रीजंस कंफ्लिक्ट हो जाते हैं, सिविल वार हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो वहां पर पीस डेवलप करने के लिए ये यूनाइटेड नेशंस के जो है पीस कीपिंग मिशंस भेजे जाते हैं, ठीक है। तो इसराइल ने ये लेबनान के अंदर मौजूद थे, इनको भी माफ नहीं किया, इनके ऊपर भी अटैक कर दिया, इनके भी कई लोगों को जख्मी कर दिया। तो यहाँ पर इसराइल के लिए वो यही कहता है कि इसको भी रूल्स को इसराइल के ऊपर भी अप्लाई होने चाहिए और बैन नहीं होना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन को, बिकॉज इट्स वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड। इसराइल के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है, लिहाजा इसको बैन नहीं करना चाहिए। तो बेटा ये सारे का सारा उसने इस एडिटोरियल के अंदर लिखा। बाकी अगर पेपर पर्सपेक्टिव में आपके साथ डिस्कस करूं कि पेपर में ये चीजें बेटा कहाँ इस्तेमाल हो सकती हैं, तो सबसे मेन आपका है फलस्तीन इशू, ठीक है। वहां से आप इसकी डिस्कशन को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद बेटा आप इसको यूज कर सकते हैं इंटरनेशनल लॉ को, अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहें वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, मजाक बना हुआ है, इसराइल ने साबित कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस होगी, ओआईसी होगी, यूएनओ होगी बेटा, आपकी ओआईसी होगी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, आपकी जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, एंड मैनी अदर थिंग्स, और खास तौर पर वेस्टर्न मीडिया हो गया। तो इन सब को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इसराइल ने जो एक साल में वहां पर किया है गजा के अंदर, उसको सामने रखते हुए आप इन सब अदारों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ये इसराइल को रोकने में नाकाम हो गए। यानी कि यूएनओ ने साबित कर दिया है कि वो एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम ही यही था कि किसी भी जगह पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस ना हो, जंग ना हो, उसको रोकना, पीस को बरकरार रखना, इन सिक्योरिटी को यानी कि सिक्योरिटी रखना, लेकिन वो उसमें नाकाम हुई। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वीटो किया गया, अमेरिका ने कई दफा वीटो किया, तो बिंग का सुपर पावर उसने अपना जो किरदार अदा करना था वो उसने नहीं किया। इसकी मल्टीपल रीजंस है। पाक इस्लाम जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो खामोश रही, उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। यानी कि आपको इस चीज को लेकर, गजा को लेकर और इस एक साल को लेकर आप दुनिया की पॉलिटिक्स, आप दुनिया की इकोनॉमी, आप दुनिया के ये जो इंटरनेशनल लॉज बनाए गए हैं, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, इन सब को एक नई डिमेंशन में आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली जैसा मैंने इकोनॉमी की बात की, तो इस गजा की जंग का इन्फ्लेशन के साथ भी लिंक है, इकोनॉमी के साथ भी लिंक है। अगर आप इसको चाहें तो वहां पर भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इसमें आई थिंक सो दैट्स इनफ। अब नेक्स्ट चलते हैं। बाकी बोलने की तो फिर जितना मर्जी बोलते जाए। कोर्ट बिजनेस, अब इस ये आपका जुडिशरी से रिलेटेड बेटा आपका एडिटोरियल है, और इसके अंदर राइटर ने क्या लिखा है, इसकी अगर मैं पूरी की पूरी इस एडिटोरियल का सिर्फ आपके साथ क्रक्स शेयर करूं तो बेटा दैट इज द क्रक्स, ये है क्रक्स। क्रक्स ये है कि पाकिस्तान में 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने से पहले जो मोस्ट सीनियर जज होता था वो बनता था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो पहले नंबर पर मोस्ट सीनियर होता था। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो थ्री थ्री मोस्ट सीनियर जजेस होंगे, उनमें से गवर्नमेंट जो है किसी एक को सिलेक्ट करेगी। यहां पर मैंने वर्ड्स गवर्नमेंट का यूज किया है,
क्योंकि इसके पीछे क्या है, एक बड़ी बातें हैं, लेकिन आ जाके सारा कंट्रोल इसके हाथ में ही जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगी इन तीनों में से, और गवर्नमेंट ने किया है 25 अक्टूबर को जो आपके प्रीवियस थे काजी फायज ईसा साहब, वो रिटायर हो जाते हैं, और उनकी जगह पर इस फर्स्ट नंबर वाले को और ना सेकंड नंबर वाले को चीफ जस्टिस बनाया, बल्कि जो थर्ड नंबर पे था लिस्ट में सीनियोरिटी के हिसाब से, उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया। ठीक है, मतलब क्या है कि इन साहब को बना दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनका नंबर था वैसे तीसरा। यहां तक हो गया। इन्होंने हलफ उठा लिया, हलफ उठा के ये कोर्ट में चले गए, वहां पर ये बैठ गए, इसने कहा आओ जी मैं चीफ जस्टिस बन गया हूं, आओ मीटिंग करें। अब जब इन्होंने कहा आओ मीटिंग करें कि अब क्या करना है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को चलाना है, तो उस वक्त की जो सिनेरियो है राइटर उसको एक्सप्लेन करता है कि तब क्या हुआ। तो राइटर तब ये कहता है कि तब होना तो ये चाहिए था कि ये जो 2 नंबर वाला था या फर्स्ट नंबर वाला था, जिसका हक बनता था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, वो नाराजगी का इजहार करे इससे। ठीक है, वो इसको क्रिटिसाइज करे कि तुमने हमारा हक मारा है, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है। लेकिन कहता है कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन दोनों बंदों ने बड़े ही अच्छे अंदाज में, बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से इस चीफ जस्टिस को कहा कि ठीक है, हम इस तरीके से चलेंगे और हम जो जुडिशरी है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, और जो केसेस पाकिस्तान के अंदर लगे हुए हैं हम उनको क्या करेंगे, टाइमली वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि हम जो पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम है उसको मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये वो कहता है एक बड़ा ही प्यारा और पॉजिटिव रवैया रहा इन दोनों बंदों की तरफ से। और दूसरी तरफ ये जो चीफ जस्टिस साहब बने हैं, इनका रवैया भी बड़ा अच्छा रहा। इन्होंने इन दोनों बंदों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने थे उनका हिस्सा भी बनाया, इनको पीछे नहीं किया। हालांकि जो एक आम सोच थी वो ये थी कि जिस तरह आर्मी में होता है कि अगर 1 2 3 जो तीसरा बंदा है उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाए, तो जो मोस्ट सीनियर 2 होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने जूनियर के अंदर काम नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट भी यही चाहती थी कि ये दोनों जो है ये छोड़कर अपने घर चले जाए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यही दो मेन बातें थी। एक तो इन दोनों को जो है सुप्रीम कोर्ट के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा बनाया गया, और दूसरा इन्होंने केस मैनेजमेंट प्लान 2023 का इन बंदों ने दिया और एक्सप्लेन किया कि हम यूनिटी के साथ काम करेंगे, और हमने जो अपना मेयार खो दिया है उसको हम वापस लेकर आएंगे। ये था इतिहाद जो इन्होंने शो करवाया। अब यहाँ तक आपका एडिटोरियल हो जाता है, उसने आपको बताया कि वहां पर अब इन्वायरमेंट क्या चल रही है। तो इन्वायरमेंट बेटा वहां पर यही चल रही है कि जो जुडिशरी इंटरनली तौर पर काजी फायज ईसा साहब के दौर में डिवाइडेड थी, वो अब अपने साथ वो जो यूनिटी का इजहार करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को जजेस मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक इस एडिटोरियल के अंदर उसने डिस्कस किया। अब आगे आता हूं, थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि आने वाले दिनों में बेटा एक और काम होने वाला है जिसके ऊपर गवर्नमेंट शुरू हो चुकी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको दोबारा से ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेकर जाने वाले हैं। यानी कि 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। और उसकी तैयारी इसलिए शुरू कर दी गई है कि ये जो बंदा था, इससे जो एक्सपेक्टेशंस थी गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ये बंदा नहीं उतरेगा, जो हम इससे काम लेना चाहते हैं ये वो काम नहीं करेगा। तो लिहाजा गवर्नमेंट इज प्लानिंग राइट नो फॉर व्हाट दे आर गोइंग फॉर 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और उस 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनके ट्रायल को क्या किया जाएगा, लीगलाइज किया जाएगा। ये काम जो बड़ा जरूरी करना है उनके लिए। ठीक है, तो इसके लिए कोशिश करें। बहरहाल अब इस सारे डिस्कशन को मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ, अब इसको लेके जाते हैं अपने पेपर की तरफ। तो बेटा अगर आप इसको अपने पेपर की तरफ लेकर जाएं तो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, दे आर इंटरलिंक विद ईच अदर। ठीक है, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो आपके मुल्क में डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रांग नहीं हो सकती। और अगर डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं है तो मतलब क्या है कि आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं। अगर आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं तो मतलब ये है कि ह्यूमन राइट्स नहीं। अगर ह्यूमन राइट्स नहीं है तो मतलब क्या है कि जंगल का कानून होगा, जिसकी होगी लाठी उसकी होगी भैंस। सो दैट इज द स्टोरी। ठीक है,
बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे चीज़ें आएंगी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। एंड नेक्स्ट आपका है क्रिकेट चेंजेस। बेटा ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इसके ऊपर ज़्यादा डिबेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी हमको। क्रिकेट टेस्ट मैच हुआ, हार गए या जीत के जो भी मामला हुए पेपर में वो आपसे नहीं पूछने वाला। लेकिन पेपर में वो अगर आप इसको डिस्कस करना चाहें तो आप जर्नल स्पोर्ट्स की बात कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स के पॉजिटिव में आपकी सोसाइटी हेल्थी रहती है, आपके सिटीजन मजबूत होते हैं, हेल्थी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। जो फिर हेल्थी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तो क्राइम रेट कम हो जाएगा और साथ में आपका हेल्थ का खर्चा भी कम हो जाएगा। तो दे हैव मल्टीपल बेनिफिट्स कि अगर आप स्पोर्ट्स में रहते हैं, स्पोर्ट्स खेलती है आपकी सोसाइटी, ठीक है, तो आप इसको पॉजिटिव ले सकते हैं। बाकी ये है कि पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स है उसमें हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहे, हर्डल्स क्या हैं उसमें। आप फिर हर्डल्स में सबसे बड़ा हर्डल ये है कि पोलिटिसाइजेशन हो चुकी है। जितने भी आपकी स्पोर्ट्स की जो बॉडीज हैं वो पोलिटिसाइज हो चुकी हैं। यानी कि उसका जो हेड है वो कोई आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर बैठा होगा जिसने खुद तो का सारी जिंदगी खेलना नहीं होगा, तो वहीं से हम लोग मार खा जाते हैं। दूसरी करप्शन है, मेरिट नहीं है, ठीक है ना। जिन जो खिलाड़ी मेरिट पे आते हैं अक्सर उनको भेजा नहीं जाता, सिफारशी जो है वो खेलने चले जाते हैं। फिर जो है गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी कोई नहीं है इतनी खास खिलाड़ियों को, एक आम इंसान को। तो ये दीज आर द मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से हम स्पोर्ट्स में पीछे रहते जा रहे हैं दिन ब दिन। यू कैन मेंशन देम इफ यू वांट टू डिस्कस एनी टॉपिक विच इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, ठीक है। तो बेटा ये था आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर। कोई भी इशू हो ये फोकल पर्सन का नंबर है, आप उसको खुल के उसके साथ जो है सारी चीज़ें अपने एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी बेटा ये जो ओपिनियंस हैं इनकी आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर लें, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इंशाल्लाह। ये जस्ट लाइक आप इनको ऐसे कह सकते हैं छोटे छोटे, जैसे इसके अंदर हमने 27th की मैंने आपके साथ अभी हल्की सी बात की, तो इस ओपिनियन के अंदर राइटर जो है 27th अमेंडमेंट को डिस्कस करेगा कि उसमें क्या क्या होने जा रहा है, ठीक है। इन द सेम फैशन यहाँ पर फलस्तीन को और गजा फलस्तीन को और जो यूएसए के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है उसके साथ वो कनेक्ट करेगा। यहाँ पर वो कहता है कि बच्चों को स्कूल, हम अक्सर यही कहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, तो राइटर यहाँ पर कहता है कि आप स्कूल जो है वो ले आओ बच्चों के पास, किस तरह ले आओ वो एक नई अप्रोच आपके साथ डिस्कस करेगा। और यहाँ पर ट्रम्प और हम हार जो कामिला हारिस है उनका वो कंपैरिजन करेगा। तो जस्ट लाइक दिस मुख्तलिफ डिमेंशंस के अंदर मुख्तलिफ ओपिनियंस जो है उनको हम एनालिसिस करते हैं और इससे आपका ना सिर्फ टाइम बचता है बल्कि आप ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर पढ़ते और सीखते हैं जो आपको ना नोट्स में मिलती है ना बुक्स में मिलती है। एंड इंशाल्लाह दीज विल हेल्प यू। और बाकी ये है बेटा राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें। विदाउट राइटिंग CSS PMS एक ख्वाब ही रह जाना है, क्योंकि जब राइटिंग नहीं होगी तो ऐसे पास नहीं होगा और जब ऐसे पास नहीं होगा तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास नहीं होगा। राइटिंग जरूर करें, जहां से आपका दिल करता है करें, लिखें, चेक करवाएं, अपनी मिस्टेक्स को देखें, उनको जो है खत्म करें अपनी मिस्टेक को, अपने जो जहन के अंदर आइडियाज हैं उनको पेपर के ऊपर शिफ्ट करें। आइडिया जितने मर्जी मेच्योर हो, जब तक पेपर पे शिफ्ट नहीं कर पाएंगे तब तक जो है आप जीरो हैं, क्योंकि राइटर के पास आपका पेपर जाना है, आपके आइडियाज जो हैं आपका आपने तो नहीं जाना, ठीक है। तो पेपर के ऊपर इसको ट्रांसफर करें एंड इट्स ओनली पॉसिबल थ्रू राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो उसका भी सेशन जो कंटिन्यू है आप वहां से ज्वाइन कर लें, या आप जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर आपको जो सूटेबल लगता है, लेकिन करें जरूर। विदाउट दिस राइटिंग प्रैक्टिस CSS इज इम्पॉसिबल। सो जी थैंक यू वेरी मच। अगर जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।